हमर जो रेडियस रो साइज हिसाब रे तांको हमें केमिति अरेंज करबा से सब विषय रे प्रीवियस क्लास रे मो डिस्कस करिथिली ओके ना को जे डिस्कस हेतला टी कंफर्म कर दबो को जे डिस्कस हेतला मृत्युंजय बाबा को जे डिस्कस हेतला प्रीवियस क्लास रे को जे हमर सरीथिला वैंडरवाल रेडियस कंप्लीट हे जाइथिला यस सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पई केमिति हवा एटॉमिक रेडियस सिखे देइथिली से दिन यस सर ओके नुआ पिला माने व्यस्त बा दरकार नहीं ओके किछि व्यस्त बा दरकार नहीं हमें जोड़ा बर्तन पढेबा सेइडु बुझियो चेष्टा करो ओके so in the previous class I have already discussed about atomic size okay so atomic size आपका क्या होता है what is the meaning of atomic size atomic means the distance between the center of the nucleus of the atom to the outermost shell containing the electron न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच का डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ओके सो ऑलरेडी मैंने बता दिया था तीन टाइप का रेडियस होता है सो मेनली कोवेलेंट रेडियस वैन डर वाल्स रेडियस मेटेलिक रेडियस ओके सो कोवेलेंट रेडियस हमने क्या बात किया था कि जो दो एटम मान लो दो एटम्स हैं दो एटम्स मान ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है सो दिस टू एटम्स आर बॉन्डेड विथ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है यदि हम उसका हाफ लेते हैं यदि हम उसका हाफ लेते हैं आधा लेते हैं तो हमें मिलेगा हमारा कोवेलेंट रेडियस ठीक है तो कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन था इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ओके तो मान लो ये क्लोरीन है ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो क्लोरीन एटम है ये एक क्लोरीन एटम है और ये एक क्लोरीन एटम है सो दोनों के बीच का कोवेलेंट है तो जब दोनों के बीच कोवेलेंट है तो ये वाला क्लोरीन का एटम लेफ्ट साइड वाला क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसका आधा लेते हैं तो हमें मिलता है कोवेलेंट रेडियस ठीक है तो उसी तरह वैन डर वाल्स रेडियस बताया था जो वैन डर वाल्स रेडियस होता है इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड adjacent atoms belonging to two neighboring molecules मान लो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल और एक है ओके तो ये दो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इनके पीछे कोई बॉन्ड तो नहीं क्लोरीन मॉलिक्यूल के तो कोई बॉन्ड नहीं तो मान इसका यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनेगा ये आपका पहला वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ये हो गया आपका पहला वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल ओके तो मान लो इसी तरह से ये हो गया आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ये हो गया आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल जो मैंने बोला उसका नहीं क्लोरीन मॉलिक्यूल है ओके ये उसका नेबरिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये हो गया क्लोरीन ये भी हो गया अच्छा सब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में है ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम्स हैं ये दोनों पास वाले दो एटम्स कौन है एटम कौन है ये वाला एटम जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं और ये वाला ये दोनों पास में है ठीक है इनके जो डिस्टेंस होता है मान लो ये हो गया इसका न्यूक्लियस ये हो गया इसका न्यूक्लियस मान लो इसका हम एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक्सिस हम इस तरह से कर लेते हैं तो इनके बीच का तो ये डिस्टेंस निकलेगा इसको यदि हम इसका आधा लेंगे इसको हम हाफ कर देंगे इसको हम हाफ कर देंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस हमें मिलेगा इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ओके थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है किसी को फिर से पूछो टाइम है हमारे पास अच्छे से पढ़ेंगे एनीवन
हाँ कहबो ना वॉइस टा जोडी कट हो संग संग कहबो ओके वॉइस टा जोडी कट हो कहि दबो कहले तो ट्राई कर दो केमती कोन सॉल्व करिया पे ओके टिके वेट कर ताले ट्राई करिया कोन हबो सब बेले कटुजी ना बेले बेले एंती कटि जाउची टिके टिके कटिकट कटुची बारंबार ओहो अच्छा अच्छा टिके वेट करो एबे सुना जाउची यस सर एबे क्लियर सुना जाउची यस सर ना प्रॉब्लम होची यस सर ओके जोडी क्लियर हबनी मत संग संग कहबो टिके प्रॉब्लम रहउची तो वर्षा उठैची तो सेही ठीक तमरी ते क्लास टाइम बळू काहे के जानी प्रॉब्लम होची हमरा ई नेटवर्क रे ये तुम्हारा वेंड्राल्स रेडियस बुझी पाला वेंड्राल्स रेडियस सर भेंड्रोल रेडियस टा पूरा समझते नाइबर आइटम ପାଇଁ ଥିଲା हाँ नेबर 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 एटम के लिए था ये नेबर एटम के लिए दो दो मॉलिक्यूल पास में है दो मॉलिक्यूल पास है ठीक है सेम टाइप के मॉलिक्यूल और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो वो जो दो मॉलिक्यूल पास में है उनके अंदर जो दो पास वाले एटम होते हैं उनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस का यदि तुम आधा लेते हो तो तुम्हें मिलेगा वेंड्राल्स रेडियस जैसे ये क्लोरीन वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब ये वाला है क्लोरीन और ये वाला है क्लोरीन ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल का ये वाला है हाँ बेला कौन हला ओके बे बाबा म्यूट हो जाओ जार प्रॉब्लम रोजी वॉइस बैकग्राउंड रे तो ये है तुम्हारा दिस इज योर नेटम दिस इज योर फर्स्ट नेबरिंग दिस इज योर अननेबरिंग तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसका इस्तेमाल आधा लेते हैं तो हम रेडियस सर वॉइस क्लियर कट होची वॉइस कट होची हेलो इज इट ऑडिबल नाउ यस सर यस सर यस सर यस सर मझे मझे टी होउचे कहबो कोन करियो okay so that is all about minerals. Now we will discuss about metallic radius. So what is the metallic radius? Students, metallic radius defined as one half of the distance between the center of the nucleus of the two adjacent atoms in the metallic shell. सर कटुची Okay, सर मान लो आपके पास एक मेटल सारंग भूस करते प्रॉब्लम हेलो पिलाने वॉइस क्लियर आस्ती की हेलो यस यस सर सर यस सर मजरे मजरे वॉइस कट होची ठीक करो
से नेटवर्क बोधे ठीक से पाउची कि ना ठीक चेक करियो। हेलो, ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों का क्लास लेने वक्त ही ये वाला नेटवर्क करता है। सुबह क्लास लेना, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन ये ठीक 11:30 से 12:30 के बच्चे भेजे के बीच पता नहीं क्या होता है, नेटवर्क निकल ऑडिबल हो रहा है क्लियर से? यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियरली ऑडिबल? लेकिन हो है ना, मतलब काम चलाने के लायक है। हाँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वो हो जाएगा, ठीक है, क्या ओके हो करें जाएगा। सर, देखो लॉकडाउन की वजह सो से हम मेटलिक रेडियस सर हाँ मृत्युंजय कहो। ନାଇଁ ସାର୍ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଆଉ, ନହେଲେ ଆମେ ସାର୍ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ପଢିଥାନ୍ତୁ ବସିକି ଏଠି। हाँ कौन करिवा ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ କେବେ କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖଉଛି। सर, ଦେଖିବା धीरे ମ୍ୟାନେଜ କରିବା धीरे ଆଉ। करेंगे मैडम। ओके नाउ इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? हेलो, इज इट क्लियर Yes, नाउ? sir. यस ओके सर। so metallic सर radius it is defined as, yes सर ଭେଣ୍ଡୱାଲ ରେଡିର ସାର୍ ଆପଣ ଯେ ଏଟା ଏଡଜସେଣ୍ଟ ହବ ନା ହବନି? ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେ କ୍ଲୋରିନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରହିବ ସେଟା ବୁଝି ପାଖାପାଖି ପାରିଲିନି ରହିବ ବାବା। ନା इन ସାର୍ ଯେ मोलिक्यूल କଥା କହିଲ ତ? ସାର୍ ये two neighboring molecules, it belongs to two neighboring molecules, दीटा पाखापाखी molecule adjacent atoms, two neighboring molecules के adjacent atoms के बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस को आप कंसीडर कर रहे हो, ओके यस सर, ठीक है, यस सर, ओके ठीक है। मेटलिक रेडियस क्या बोला मैंने कि आपको एक क्रिस्टल लेना है मेटल का, ओके सो उसमें टू एडजेसेंट एटम्स के बीच का न्यूक्लियर का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा लेना है, जस्ट सिमिलर टू योर कोवेलेंट रेडियस, only difference is that here you only have to consider the metals, here you only have to consider the metallic atoms, okay so metallic radius जो होता है it is always greater than the covalent radius, ओके तो आपको क्वेश्चन सर हमको क्या पूछता है, क्वेश्चन आपको पूछता है रेडियस के साइज, एंड्रोस रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस के बीच आपका साइज का ऑर्डर क्या होता है, कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स जो वैंड्रोस रेडियस होता है वो होता है सबसे बड़ा वाला रेडियस, वो होता है सबसे बड़ा वाला रेडियस। So according to the increasing order of the radius, if we will arrange all the radius according to their increasing order, then क्या होगा, पहले कौन आएगा, सबसे छोटा कौन आएगा, कोवेलेंट रेडियस, पहले आएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, देन आएगा आपका मेटलिक रेडियस, देन आएगा वैंड्रोस रेडियस, देन आपका वैंड्रोस रेडियस, क्लियर हो रहा है, देन आएगा आपका रेडियस सबसे बड़ा होता है, ऑर्डर रेडियस। क्वेश्चन आया था, जो लोग जेई मेन हो या नीट हो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आई थिंक वहां से किसी में क्वेश्चन आया था ये, ओके ऑर्डर पूछा था, रेडियस का ऑर्डर ये था, उसका असली ऑर्डर पहले आया है आपका कोवेलेंट सबसे छोटा वाला, देन मेटलिक, देन वैंड्रोस रेडियस, सर ओके भेंडुआ बुझे दियो सर, भेंडुआ राजटा सर सर आयोनिक बुझे सर हबन सर, आयोनिक रो कोठ रहबो जगह आयोनिक साइज रो सर, आयोनिक रो सर, ए जो आपण सर आयोनिक कंपैरिजन कले आयोनिक रो एथर सर कोठी पोजीशन रहबो। नो नो आयोनिक रेडियस गोटे वैंड्रोस रेडियस बा गोटे मेटलिक रेडियस, वन मेटलिक रेडियस ताको सेटा कोन गोटे आयन हेई परिबोनी,
गोटे मेटल आयन टा सेटा गोटे कोन आयन हेई परिबोनी ओके तो आयोनिक रेडियस से विषय मु कहिनी ओके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस रो आयोनिक साइज रो कहबा व्यस्त नहीं टिके वेट करो टोटल कवर हे गला पर पूरा डाउट क्लियर ये जस्ट वेट मु जो जे कवर न करछि टिके वेट करो कवर कर साला पर मु भाबुछि सेति के मु तुम बुझेई देबी जा द्वारा कि तुमरो कोनस प्रकार डाउट आसीबोनी तापर हमें न्यूमेरिकल करबा यस आउ जने झियो हमर कोन पचारथला हां पचारो सर ये जो कोवैलेंट रेडियस मैंने आंकर जो इंटीजिंग ऑर्डर टा एमती तार रीजन कोन कि कोवैलेंट रेडियस में सबठु स्मॉल हेबो तापर मेटालिक देन को वेंडरवेल यस हां तापर काई के हो पचारछो हां यस तो से तो कॉज पचार कारण हां ओके फर्स्ट थिंग पिला मैंने वैन डर वाल्स रेडियस को हमने बोला कि ये सबसे बड़ा वाला रेडियस होता है क्यों होता है उसके बाद हमने पूछा हमारा ये बेटी ने तो उसको बता देखो बच्चों एटॉमिक रेडियस ऑफ द नोबल गैसेस जो हमारा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडन जो नोबल गैसेस का हमारा ग्रुप है ग्रुप 18 जो है वो सब एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस आर ओनली द वैन डर वाल्स रेडियस उनके एटॉमिक रेडियस को हम वैन डर वाल्स रेडियस ही कंसीडर करते हैं उनके एटॉमिक रेडियस को वैन डर वाल्स रेडियस बोला जाता है ओके ये वैन डर वाल्स रेडियस जो ये एलिमेंट है आपके बोलते हैं डोंट एंटर इन केमिकल कॉम्बिनेशन वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस ओके सो देयर एटॉमिक साइज उनका जो एटॉमिक साइज होता है नोबल गैसेस का इज मच लार्जर देन द प्रीसीडिंग हैलोजेंस ग्रुप इन जो एलिमेंट नोबल गैसेस का उसका प्रीसीडिंग ग्रुप कौन सा है हैलोजन ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेट है ओके तो एज कंपेयर टू द हैलोजन ग्रुप्स रेडियस हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के रेडियस के कंपैरिजन में ओके ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक साइज बहुत लार्ज होता है बहुत ही लार्ज इट्स मच लार्जर ओके लेकिन if we consider the Vander's radius of the halogen and their corresponding inert gases are compared okay तो वहां पे आप देखते हो कि हैलोजन और जो नॉर्मल रेडियस का जो रिलेशन होता है वही होता है तो पहली बात हम एटॉमिक हमारा जो नोबल गैसेस होते हैं उनके हेलो यस सर कटिला पिला माने टिक करो वेट करो क्या बोल रहा था मैं कि जो एटॉमिक रेडियस आप कंसीडर कर रहे हो नोबल गैसेस का वो वैन डर वाल्स रेडियस होता है तो वैन डर वाल्स रेडियस जो नोबल गैसेस का होता है इट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द हैलोजन ओके उनका जो प्रीसीडिंग ग्रुप है तो इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियस इज जस्ट बिलोंग्स टू ए गैसियस ग्रुप जो कि नोबल गैसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करते नहीं है इनर्ट एलिमेंट्स हैं इसीलिए जो वैन डर वाल्स रेडियस है उसको सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि गैस के अंदर ये पाया जाता है तो नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस है उसको हम वैन डर वाल्स का रेडियस ही कंसीडर करते हैं इसलिए बड़ा होता है ठीक है यस सर नेक्स्ट योर कोवैलेंट रेडियस एंड योर मेटालिक रेडियस बच्चों मेटालिक का जो सर क्या ग्रुप 18 ने क्या वो वैन डर वाल्स रेडियस देखा हुआ यस हम ये को हमरो कोन कहलु हमरो ये मृत्युंजय कोन कहू सर ग्रुप 18 ने क्या वो वैन डर वाल्स रेडियस देखा हुआ यस ग्रुप 18 ने वैन डर वाल्स रेडियस देखा जाए नहीं वैन डर वाल्स रेडियस को कंसीडर करा जाए एटम्स मानकर ओके तांकर एटॉमिक रेडियस को हमें वैन डर वाल्स एटॉमिक रेडियस वाली कंसीडर करू नोबल गैसेस मानकर ओके यस सर वॉइस सुना जाउची वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन यस सर यस सर okay anyone having any problem in the van der Waals radius का की प्रॉब्लम है लागी पचारा होतरे टाइम अछि हम बगैर हम भलो से बुझबा सर आपण जो वैन डर वाल्स रेडियस ग्रुप 18 रेडियस बोली कहि बुझौजंती
सेटा तो अलगा एटम्स अलगा ग्रुप मान के तो माने पाउछंती ना कि तांकर एडजेसेंट एटम्स धरंतु Cl2 मॉलिक्यूल एंड Cl2 मॉलिक्यूल तांकर से दीटा मॉलिक्यूल का भीतर एडजेसेंट एटम मानकर जो रेडियस अटैचमेंट जो डिस्टेंस ता ताको तो हम वेन डर वाल रेडियस कहउछंती कौन यस पे हमें अच्छा खाली कंसीडर करके बुझे कि सेटा ग्रुप 18 रही रेडियस मींस नोबल गैस कर रेडियस का कोई वेन डर वाल रेडियस ओके ओके वेरी गुड क्वेश्चन ओके वैन डर वाल्स रेडियस अकॉर्डिंग टू ना कौन झियो तमरो सर इप्सिता सिंह इप्सिता वेरी गुड क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू इप्सिता कि उसने पूछा कि सर आपने वैन डर वाल्स रेडियस में बताया कि सर जो रेडियस होता है वो आपका दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच दो नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच दो एडजेसेंट एटम का बीच का न्यूक्लियर का डिस्टेंस होता है उसका आप आधा लेते हो तो आपको वैन डर वाल्स का रेडियस मिल जाता है अभी आपने बताया कि सर जो वैन डर वाल्स रेडियस जो बड़ा होता है आपने बोला ऑर्डर ऑफ द रेडियस तो उसमें वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है तो क्या ओनली हमारा जो नोबल गैसेस है उसमें ही केवल नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या और जो सब ग्रुप्स के एलिमेंट है उसमें नेबरिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होता है क्या उसमें हम वैन डर वाल्स रेडियस को कंसीडर नहीं कर सकते इप्सिता दिस इज द राइट क्वेश्चन यस सर ओके मैं जो बोल रहा हूँ वही है ना हाँ ओके ठीक है सो ये क्यों हम अलग जो ग्रुप्स हैं उसके एलिमेंट में हम इसको कंसीडर क्यों नहीं करते हैं ओके एनीवन जो अभी तक मैंने पढ़ाया है तो उसमें से किसी को पता है कि कोई आइडिया लॉजिक लगा सकता है कि सर क्यों होता है अभी तो हमने ग्रुप्स तो पढ़ा नहीं है जस्ट वी हैव कंप्लीटेड द एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट कुछ पार्ट कंप्लीट किया है तो मैंने तो सब पढ़ाया नहीं है लेकिन एनीवन हैविंग एनी आइडिया पहले मुझे बोलो व्हाट इज वैन डर वाल्स फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में आपने सुना होगा वैन डर वाल्स रेडियस से पहले आपने वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में सुना होगा ठीक है सो व्हाट इज वैन डर वाल्स फोर्स प्लीज टेल मी व्हाट इज वैन डर वाल्स फोर्स यस वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है जस्ट ए डिस्कशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ रेडियस के बारे में आराम से बताओ यस वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है यस इप्सिता सर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स करेक्ट यही आपने बोला यस सर ओके सो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो इंटर आपने जो बोला अभी वैन डर वाल्स के लिए क्या वो नहीं है वो तो एक एटम और दूसरा एटम के बीच के जो फोर्स होता है उसको ही बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि चार्ज को नॉर्मली स्पेसिफाई करेगी ओके देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैन डर वाल्स फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स अच्छा ये बता दो वैन डर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है बेसिक डिफरेंस सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट दीटा भीतर जो फोर्स है ताको वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ जाए यस देन नेक्स्ट वेरी गुड बेटा व्हाट इज योर नेम ब्रजेश सर वेरी गुड ब्रजेश सर वेरी गुड टेल अगेन हां कैरी ऑन यस टेल ब्रजेश सर कंटिन्यू सर हमें जदी एक्सप्लेन करो पॉइंट दीटा भीतर जदी फोर्स देखा हला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मॉलिक्यूल भीतर जदी जो फोर्स हला सेटला वैन डर वाल्स फोर्स जोड़ा मॉलिक्यूल भीतर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू आर टेलिंग सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू एटम्स यस सर two atoms and van der Waals force is the force between two molecules यस सर तो एटम्स के बीच में van der Waals force नहीं होता है आपके हिसाब से यस सर अच्छा तो मॉलिक्यूल के बीच में होता है अच्छा ठीक है तो आपने अभी जो मैंने बोला यू नो दैट नोबल गैसेस के अंदर मैंने जो बोला कि सर आपका जो रेडियस हम कंसीडर करते हैं उसको हम van der Waals रेडियस कंसीडर करते हैं ऑब्वियसली van der Waals रेडियस कंसीडर कर रहे हैं मतलब गैस के अंदर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं नोबल गैसेस के अंदर तो वहां पे तो हीलियम नियन आर्गन इस तरह से होता है सिंगल एलिमेंट होते हैं वो तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करते वो सिंगल एलिमेंट भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है ठीक है तो वहां पे तो van der Waals फोर्स काम कर रहा है
then how you Yes, sir. can say that molecule के अंदर ही van der Waals force आ रहा है, atoms के अंदर van der Waals force नहीं आ रहा है? Who can contradict my statement? Yes. Means हम वेंडोरल तो फोर्स स्टेबल होता है क्या जो चार्जलेस फोर्सेस है उन लोगों का बीच में जो फोर्स होगी वो ही वेंडोरल फोर्स होगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोल रहे हैं वो सिर्फ चार्ज स्पेसिस के लिए जो फोर्स को मींस इन्फ्लुएंस करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और वेंडोरल फोर्स चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल पर वो चार्जलेस होना चाहिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो ये हो गया आप लोगों का एक्सप्लेनेशन। अभी मेरा बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद बताना सर ने क्या बोला, वो ठीक बोले या गलत कर दिए। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, सुनो आप लोग। बेटा हम जो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, आपका न्यूक्लियर फोर्स हो, ओके, तो वो जो होता है फोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that arises due to ionic bond, okay, covalent bond, वो सब बॉन्ड के हिसाब से वो फोर्स अराइज करता है, वो बॉन्ड के वजह से फोर्स अराइज करता है। ओके, एक केमिकल बॉन्ड के हिसाब से वो फोर्स अराइज करता है, उनके बीच के एटम एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उसी के हिसाब से उन दोनों के बीच, वो दोनों एटम के बीच एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। ओके, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, इसी के हिसाब से आपका वो फोर्स काम करता है। लेकिन जो वैन डर वाल्स फोर्स है, जो वैन डर वाल्स फोर्स आप बोल रहे हो, दैट वैन डर वाल्स फोर्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। कोई केमिकल बॉन्ड के वजह से ये वैन डर वाल्स रेडियस काम नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स काम नहीं करता है। ओके, वैन डर वाल्स फोर्स कोई बॉन्ड के हिसाब से काम नहीं करता है, ठीक है। सो ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है, इट इज वेरी वीक। ये एटम्स के बीच में भी काम करता है, मॉलिक्यूल के बीच में भी काम करता है, एंड इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट। दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, एंड इट इज वेरी वीक बॉन्ड, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, जो मॉलिक्यूल उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या एटम्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो वैन डर वाल्स फोर्स हम बोल रहे हैं, जिनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहा है, जैसे जैसे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाएगा, उनके बीच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से वैन डर वाल्स फोर्स का जो क्वांटिटी है, वैन डर वाल्स फोर्स का जो क्वांटिटी है वो भी घटता जाएगा, वो भी घटता जाएगा। ओके, so that is the basic thing, okay, about the van der Waals force, ठीक है। Yes, sir. so van der Waals force, इतना आप याद रखो, van der Waals force जो होता है, that does not arise due to any type of bond, कोई बॉन्ड के हिसाब से ये अराइज नहीं करता है। लेकिन आप जो बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, सर आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बेटा वो जो बॉन्ड है वो कोई बॉन्ड नहीं है, दैट इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो कि कैटायन और आनायन के बीच में काम करता है। जब आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक आपका कैटायन बन जाता है, दूसरा आपका आनायन बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हो गया आनायन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हो गया कैटायन, और दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, उनके दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो जब उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, उसको हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसको हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। उसी के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है आपका, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मान लो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, इस वाले हाइड्रोजन का, लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसी के बाद जाके आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बट दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का एक इंटरेक्शन होता है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
जिसमें आप देख सकते हो ये तो आपका एक टाइप होता है, चीज होता है पोलैरिटी, पोलर एंड नॉन पोलर। ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है थोड़ा बता रहा हूं तो फास्टली बता देता हूं, ठीक है। उसी के बाद रेडियस को फिर से बैक करेंगे। तो मान लो यहाँ पे आपके क्लोरीन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, HCl है। HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, सर, आयनिक आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, कितने बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कितने बोल रहे हैं आयोनिक बॉन्ड? उसी के बाद में बताऊंगा HCl के बारे में। कितने बोल रहे हैं HCl में आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा? और कितने कोवेलेंट बच्चे बॉन्ड बोल रहे हैं कि सर कोवेलेंट बॉन्ड? सर। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, अच्छा ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चीज होता है, एक पैरामीटर होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है कि एक एटम का टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। That is the tendency of that atom to attract the electron towards itself. That is called as the electronegativity. तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए जो पेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, ये उसको अपनी तरफ थोड़ा खींचता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींचता है, इसलिए ये थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है? No sir. Okay, due to the polarity of the individual atoms, both the atoms will get partial positive charge. One atom will get partial positive charge and another atom will get partial negative charge. The atoms which have more electronegativity, that will get the partial negative charge. तो ये बताने का मेरा ये इंटेंशन है आपको कि जो बॉन्ड होता है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन होता है, चार्ज के बीच का इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो आपका वैन डेर वाल्स फोर्स अभी हमने बात किया, वो वैन डेर वाल्स फोर्स कोई भी बॉन्ड के हिसाब से नहीं काम करता है, वो अपने आप में एक फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है, एटम के बीच में काम करता है, ठीक है। तो वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, जितना डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा उतना आपका वैन डेर वाल्स फोर्स घटता जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर वैन डेर वाल्स फोर्स। एनीवन, कोई नया चीज कोई बोलना चाहता है? एनीवन, आराम से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆୟନିକ ଫୋର୍ସ ଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଦିଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ର ଭିତରେ ମାନେ यस, काटायन गोटे आनायन गोटे, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ओके, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଫୋର୍ସ ଟା ଏରାଇଜ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମ କରିକି ସେଟା ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? बुझी पालेनी क्वेश्चन अगेन? हेलो कोवैलेंट बॉन्ड रे कोन होची? सर आमे जो फोर्स माने अरेंज करछि तार जते रीजन टा को देखुचंती कि गोटे कैटायन आ गोटे आनायन से माने ये जंक भीतर गोटे अट्रैक्शन फील Yes. करचंती सेइथै तांको भीतर गोटे फोर्स स्टेशन माने एक्सपीरियंस कर पारचंती। यस, किंतु जो कि Yes. पर्टिकुलर माने सफ्टवेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होची कोवैलेंट बॉन्ड सेठी से माने फोर्स फील करियार रीजन टा हम केमती एक्सप्लेन कर पारे माने केमती कोवैलेंट बॉन्ड रे फोर्स ता केमती अछि? हां ओके, ठीक अछि, बट सेही जगह रे जोटा फोर्स अछि, दैट इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जेतोले बॉन्डिंग पडिबा, व्हेन वी विल गो फॉर बॉन्डिंग, then I will tell you that thing that what is the mechanism behind the covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड के मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं, यू नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कांसेप्ट। यस सर सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का इंटरेक्शन होता है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन में उसमें होता है, ओके। और वहां पे और भी एक चीज होता है, जो आपका वैलेंसी सेल वाला इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी उसका इंटरेक्शन भी एक रोल प्ले करता है वो फोर्स में, ओके, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा ये खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, वहां आपको वास्टली वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना चाहिए मैं बोल देता हूँ, तो इसलिए तो यहाँ पे तो इतना है नहीं, वी जस्ट हैव टू सी द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ट्रेंड्स,
कैसे वो रेडियस काम करता है, उसका ट्रेंड क्या है, एक्सेप्शन क्या दिखा रहा है पीरियोडिक टेबल में, वही बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन इसके बारे में पूरा क्लियरली आपको केमिकल बॉन्ड चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओनली ये याद रखो, यहाँ से इतना याद रख के जाओ एटॉमिक आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से, कि सर ने बताया था 3 टाइप का रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। 3 टाइप का रेडियस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कैसा हुआ हमने बोल दिया आपको। अभी उसका ऑर्डर क्या होता है आपको बोल दिया गया। अभी ये जो बॉन्ड है वो फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है उनका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, वैन डर वाल्स फोर्स, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा वेट करो, जब हम उसके बारे में बॉन्ड के बारे में टोटल उसका डिस्कशन करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे आपको ये सारे चीज आपको अच्छे से बताया जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा ये केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारा चैप्टर जो है वो एटॉमिक रेडियस का ओनली ट्रेंड्स को सी करना है। ठीक है, कि बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा तो केमिकल बॉन्ड में एंट्री कर जाएंगे। ओके, तो जस्ट follow this, then after that when we will follow the chemical bonding, वहां पे आपको बताया जाएगा। ओके, clear everyone? वॉइस आ रहा है ठीक से? Yes sir. Yes, sir. Okay, so see, so this is all about your radius. Okay, see one thing again I am saying you, जो आपको चीज पढ़ाया जा रहा है, जो आपको चीज पढ़ाया जा रहा है एटॉमिक साइज, जैसे मैंने अभी पढ़ा रहा हूं मैं, that thing I am saying you, that thing which will come in your entrance exam, जो चीज आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है वही चीज आपको बताया जा रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है उसी तरह से आपको बताया जा रहा है। ओके, you have joined your 1 year class program, okay, to crack one of the entrance exam। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, इसीलिए आप यहाँ पे आज बैठे हो, इस मीटिंग में हो आप। ये आपका इंटेंशन है कि आप सर आज हम पढ़ाएंगे एटॉमिक रेडियस पढ़ाएंगे, तो उस एटॉमिक रेडियस से हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में। जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम में से ये रेडियस में से क्वेश्चन क्या आएगा, सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट डूइंग द बोर्ड क्लास, जो आपका CHSE CBSE का बोर्ड क्लास है वो आप नहीं कर रहे हो। इट इज ए 1 year क्लास, ओके, एंट्रेंस क्लास। तो एंट्रेंस क्लास में आपको जितना चाहिए उतना बता रहे हैं आप। ठीक है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन होता है, मैंने क्यों एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन कभी आता है कि वैन डर वाल्स रेडियस क्यों बड़ा होता है, क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन कभी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा क्यों होता है? No, sir. Anyone? No, then why I will lose your time? This time is also important for you. यदि आप उस टाइम में 10-15 MCQ सॉल्व कर देंगे तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा वहां पे। ओके, तो जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए उतना आपको क्लास में दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हो आपके नॉलेज के लिए, देन जस्ट गो फॉर द नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन जितना हो रहा है, जितना आपका एंट्रेंस में आने वाला है उतना चीज और कितना आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ज्यादा चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर ने ये वाला स्किप कर दिया क्यों, वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में, क्योंकि ये चीज आपका आता नहीं है एंट्रेंस में। आप जाके देख लो 10 ईयर का एग्जाम का आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न चेक करो, उसका किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। आप देखोगे यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको मैंने रेडियस का साइज बताया, यहाँ से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। हार्डली यदि आता होगा तो कोवेलेंट रेडियस का, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, हमारे ये बच्चों लोगों को मैंने न्यूमेरिकल करवाया था 1-2, तो उसी के हिसाब से 1-2 क्वेश्चन वहां से आ जाता है। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन डूइंग व्हाट इज कमिंग इन योर एंट्रेंस, क्या चीज आपके एंट्रेंस में आ रहा है। ओके, नॉट कि हमें सब पढ़ना है, सब कवर करके जाएंगे, ये होगा तो एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। जो आ रहा है उसी में से पढ़ेंगे हम, हमें एंट्रेंस क्लियर करना है। ओके, just come. So this is all about your radius. Okay, next thing, students, the atomic size, जो हमने atomic size अभी बताया कि जो वैलेंसी सेल है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है atomic size, पूरा बेसिक थिंग, मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता होगा एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होता है लेकिन कोई बता नहीं सकता एटॉमिक साइज होता क्या है। तो बेसिक थिंग्स आपका क्लियर होना चाहिए। कोई पूछेगा एटॉमिक साइज तो आपको पता नहीं कि सर बेसिक थिंग ऑफ द अबाउट द एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंसी सेल, उसके बीच का डिस्टेंस होता है एटॉमिक साइज। तो स्टूडेंट्स, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
इन ए पीरियड, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका एटॉमिक साइज घटता है, ये आप सब लोगों को पता है, कोई नया चीज मैंने बोला नहीं। ओके, एंड इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप टॉप से बॉटम जा रहे हो, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वहां पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वहां पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंपोर्टेंट थिंग, दिस इज इंपोर्टेंट थिंग, सर ये बोलेंगे आपको क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। ओके, और उसमें एक्सप्लेन, वहां पे आपका एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन है। ओके, जो जनरल होता है वो चीज को एग्जाम में नहीं आता है, जो आपका एक्सेप्शन दिखा दिया जाएगा वही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट ये घटता क्यों है, इंक्रीज होता क्यों है, डिक्रीज होता क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, रेडियस इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात अपने दिमाग में डाल दो, ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि जो एटॉमिक रेडियस सर ने बताया, दिस इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, वो टोटल नेट फोर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। क्या क्लियर है आपको, क्या क्लियर है ये चीज आपको? यस सर। ओके, तो सर ये इंक्रीज होता है, पहले मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन आप कैसे करोगे यदि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का आता है। तो बच्चों मैंने बता दिया, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So now force of attraction, it is directly proportional to, चीज लिख रहा हूं, Z स्टार। ये क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाई भी हुआ है इसको। Z स्टार, व्हाट इज दैट? एनीवन? ब्रजेश्वर? No sir. Okay, you know Z effective, Yes sir. or effective sir. nuclear charge. Yes sir. Yes sir. Yes, effective nuclear charge. Okay, so what is that effective nuclear charge? Can you explain me what is the meaning of effective nuclear charge? पता है तो कोई बात नहीं, ना भी पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ाया हुआ है आपको बोल दूंगा मैं, लेकिन कोई आइडिया है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या? यस इप्सिता, प्लीज टेल। वेरी गुड सर, सेटा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन भीतर जो अट्रैक्शन फोर्स टा जो फील है तो सेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, सहीटा का हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आ जाए। ओके, नेक्स्ट। ओके, डोंट टेल मी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओनली टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, ओनली टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। Sahil, please tell me what is nuclear charge, what you know about nuclear charge? Sahil? Yes sir. Beta, tell me what is nuclear charge? I don't know sir. ये चीज आपको एक्सप्लेन करने वाली है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये संकेतिका टेल। So greater is the magnitude of nuclear charge, stronger is the force of the attraction of its nucleus additional electrons. नो ओके, ठीक है, आपने बता दिया था, जो मैंने पूछा वो आपने बता दिया था, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे। ओके, सो दैट इज नॉट नीडेड, ओनली टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। जो आपने बोला कि सर नेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, नेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों एकदम लॉजिक से चलो, एकदम लॉजिकली चलो, चीज को समझो। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नाम से ये क्या पता लग रहा है आपको? न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही बेसिक चीज, जिस लोगों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया है
जिस लोगों ने इस बार नीट का एग्जाम, जो आप लोगों में से कुछ ने दिया है नीट एग्जाम, वो आपने देखा होगा, वहां पे आपको क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर वाला एक क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन है। ओके, देखो इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम में आपको इतना बेसिक चीज पूछ रहा है, इतना बेसिक चीज आपको वो पूछ रहा है वहां पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से वो टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब मानो वो आपसे क्या चाहता है, बच्चे का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि जो चीज है वो है क्या, रटना नहीं है, समझना है और उसको एप्लीकेशन सीखना है उसका। यहाँ पे सीखेंगे, एप्लीकेशन जाके एमसीक्यू में करेंगे, और कोई नहीं, एकदम एंट्रेंस क्लियर आप लोगों के सामने था। जेईमेन का क्वेश्चन देख लो, जिन लोगों ने जेईमेन का दिया होगा, अभी नीट का एग्जाम कुछ लोगों ने आपके अंदर से दिया होगा, अभी ओयूटी का एग्जाम आ रहा है, आईसीआर का एग्जाम आ रहा है, नाइजर का एग्जाम भी आई थिंक आएगा अभी। ओके, जो भी आपका 12th के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अब सर जाओ आज देखो है वहां सर। पे। सर आज है सर आईसीआर का। आईसीआर का आज है। आज है आईसीआर का एग्जाम? यस मैं सर। जा रहा हूँ अच्छा, कोई दे रहा है आप लोगों में से आईसीआर? कोई दे रहा है? मैं दे रहा हूँ सर। कोई दे रहा है आप लोगों में से आईसीआर एग्जाम? सर मैं दे रहा हूँ सर। मृत्युंजय दौचु की तो एग्जाम? आज्ञा सर। और ये कौन एग्जाम, एग्जाम कितना पड़ेगी? सर 3टा। ओहो, 3टा वाला क्लास रे की जिबो नहीं? ओके, आउ एनीवन के दौचु की आईसीआर एग्जाम? एनीवन गिविंग आईसीआर एग्जाम? ओके, ठीक है, तो आई थिंक मृत्युंजय ओनली गिविंग द आईसीआर एग्जाम। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके, हैव अ गुड एग्जाम। देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और ट्राई करो, मॉक टेस्ट जैसा दो। ऑल द बेस्ट। ओके, दोस्त को बोल दो ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। तो हमने बात कर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मृत्युंजय, एवरीवन सेइंग यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो जाओ जीत के आओ। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, सी हियर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द, सो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स बन गए, आपके न्यूट्रॉन्स बन गए। तो न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, उसमें से कोई चार्ज होता नहीं है। तो बेसिकली हम चार्ज की बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियस में होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब सर क्या हो गया? मतलब न्यूक्लियर चार्ज में कोई चेंज हो रहा है क्या कि वो इफेक्टिव बन जाता है? जैसे हम बोलते हैं इफेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, थोड़ा फिजिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F1, यहाँ पे मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ F2। तो सर इफेक्टिव फोर्स कितना काम कर रहा है यहाँ पे? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, जो बड़ा होगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो उसी के हिसाब से वैसे ही चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बन जाता है, अभी देखो बताते हैं। इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एनी प्रॉब्लम? एक बार फिर से। मैंने बताया नहीं है, आई एम नॉट टोल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने यही बताया कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन का चार्ज, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल हो गया, उसमें तो चार्ज होता नहीं है, तो रह गया आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये आप लोगों सबको लोगों को पता है कि सर जो वैलेंसी सेल हो या इनर सेल में हो, जो भी सेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? मैंने कंप्लीट नहीं किया है, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, या किसी का कोई प्रॉब्लम है? एनीवन सेइंग एनीथिंग? नो सर। ओके, सी हियर। ओके, सो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, स्पेशली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्पेशली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सर ने क्या बताया, क्या है बेसिक थिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में? द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज को हम लिखते हैं
जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है जेड, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा प्रोटॉन का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के चार्ज को इनडायरेक्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज जेड, ठीक है। तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड स्टार से। जेड स्टार से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज के बीच का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सिग्मा को हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, शील्डिंग कांस्टेंट, SHIELDING, शील्डिंग कांस्टेंट। चीज क्या आ गया? ये शील्डिंग फिर क्या आपको मालूम है? सर ये जो शील्डिंग इफेक्ट जो है सर बच्चों को तो मालूम, पुराने वाले बच्चों को तो मालूम है सर शील्डिंग Yes, इफेक्ट जो yes. सर जो शील्डिंग इफेक्ट यस। वही व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? सर शील्डिंग इफेक्ट जो हमारा जो एटम है ना उसके ऊपर वो शील्ड करता है। पुराना स्टूडेंट माने कोई स्टूडेंट मानू मु कहि ऑलरेडी, तो जो माने जान बेटर, जो किंतु नुवा स्टूडेंट माने हमर जे जॉइन reduction in the total effective nuclear charge. Yes, सेटा तो ठीक अछि। वेरी गुड। हां ओके, हाँ ओके। सो जो के जी हमारा आंसर दिला अभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो डिक्रीज हो बोली, हु इज दैट गर्ल? सर नेम जो कौन तमरो? सांकेतिकता। वेरी गुड संकेतिका, वेरी गुड। ओके एम दिया पढ़ो। ओके जो माने हमर नुवा स्टूडेंट, ओके जो माने नुवा स्टूडेंट बुझियला, देखो जोटा तुम कहली वर्तमान जो मैंने आपको अभी बताया सिग्मा, दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट दैट अराइजेस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। सर ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? ये क्या आपने बताया शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? ठीक है, तो उससे पहले आपको एक और चीज बताता हूं, और भी एक मजेदार चीज देख लो स्टूडेंट्स। जो हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो ऑर्बिट का नाम कुछ हम इस तरह से देते हैं। जो बाहर वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। जो बाहर वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। मान लो वो वैलेंसी सेल का ऑर्बिट नंबर n जो है उसका n है, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। ये बाहर वाला सेल है, सबसे बाहर वाला वैलेंसी सेल। क्लियर है? वैलेंसी सेल सर क्लियर? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम वैलेंसी सेल में? अच्छा, वैलेंसी सेल सबको पता चल गया। सर जो लास्ट वाला सेल होता है वो, अच्छा लास्ट वाला सेल के बाद यदि बाहर वाला n है तो भीतर वाला कितना होगा? यदि ये बाहर वाला सेल n है तो अंदर वाला सेल कितना होगा? m n-1। वेरी गुड, n-1, n-1। so this is your n-1 student. This cell is also called as penultimate cell. just note down it. ये मैंने पुराने बच्चों को भी नहीं बताया था, note down it। ये बता रहा हूँ तो लिख लो। penultimate n-1 is also called penultimate cell। yes, what happened बेटा? और जो penultimate cell है ब्रजेश्वर, हाँ n-1 is called as the penultimate cell and n is called as the valency cell। जी सर। हाँ आओ कौन प्रॉब्लम है? नो सर। ओके ठीक है, जस्ट वेट सर को कंप्लीट करने दो, उसके बाद डाउट पूछो। ओके सर को पहले कंप्लीट करने दो, कंप्लीट करने के बाद आपका डाउट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। जो भी डाउट होगा बहुत इजी डाउट होगा। ओके जस्ट वेट। तो पहले हमने बाहर वाला सेल को ले लिया वैलेंसी सेल n, अंदर वाला सेल हो गया हमारा n-1। अभी स्टूडेंट्स ये वाला जो दो सेल है उसके अंदर जो दो सेल हैं, ये वाला सेल का क्या होगा नंबर? सेल नंबर क्या होगा? n-2। यदि बाहर वाला n है, भीतर वाला n-1, उसके भीतर वाला क्या होगा? n-2। वेरी गुड, n-2। ये वाला n-2, ये वाला n-3। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो सेल होते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सेल। इसको हम बोलते हैं इनर सेल।
ओके सेल। पहली बात हमने क्या किया, एन होता है हमारा, एन इज आवर वैलेंसी सेल, ये हो गया हमारा वैलेंसी सेल। सर ने बताया n माइनस जो 1 जो होता है वो होता है आपका पेनल्टी, वो होता है आपका पेनल्टीमेट सेल। n माइनस 2 n माइनस 3 ये सब जो चीज है वो होता है आपका इनर सेल, वो होता है आपका इनर। पेनल्टीमेट सेल सुना होगा, नाम सुना होगा पेनल्टीमेट सेल का। यस सर। Yes, sir. ओके तो क्यों बताया सर ने, क्यों बताया हमें, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए, शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए ये चीज जानना जरूरी है। शील्डिंग इफेक्ट को जानने के लिए ये चीज जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि कौन सा वैलेंसी सेल होता है, कौन सा पेनल्टीमेट सेल होता है, कौन सा इनर सेल होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, किसी में भी डाउट नहीं आना चाहिए। पूरा बेसिक्स को क्लियर करो। ओके जो टेक्निकल चीज है, एक है ना, एक है थ्योरेटिकली कि मान लो अभी बहुत ही अच्छा थ्योरी मार्केट में आप ले आओगे, आप ले आओगे उसको, थ्योरी उससे अच्छे से बैठ के पढ़ोगे, अच्छे से बैठ के थ्योरी को पढ़ोगे, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज मिलेगा। को साइंटिस्ट ने कहाँ पे किया था, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो कौन से एटम के लिए क्या होता है, किस ग्रुप के लिए क्या होता है, ऐसे बहुत सारे चीज आपको थ्योरेटिकली मिलेगा। लेकिन जो टेक्निकल चीज है, जो बेसिक थिंग है, क्यों होता है, कैसे होता है, जितना चाहिए आपको वो चीज यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहो। इतना जानो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी आपको मैं केमिस्ट्री का कोर्स आपका कंप्लीट करवाऊंगा, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो, वहां पे आपका 70 to 80% गारंटी मार्क। जितना भी क्वेश्चंस आपका क्लास में करवाया जाएगा, जितना क्वेश्चन आपके हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो करो, उतना करो। और जो आप एक रेफरेंस बुक रख रहे हो उसमें से एमसीक्यू बनाओ। जितना थ्योरी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उतना ही काफी है। कोई और चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। एमसीक्यू बनाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट यहाँ से लो, जाके अप्लाई करो अपने घर में एमसीक्यू में। ओके क्रैक द एग्जाम, और कोई चीज नहीं चाहिए। आराम से खुश होके एकदम 1 ईयर के बाद जाओगे कि सर ने एंट्रेंस क्लियर करवा दिया। ओके नथिंग रिक्वायर्ड। यू डोंट कम हियर टू क्लियर योर पीएचडी ऑन केमिस्ट्री। पीएचडी करना नहीं है आपको, पीजी नहीं करना है यहाँ पे आके, आपको एंट्रेंस क्लियर करना है। सर हम आए हैं यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि एंट्रेंस में आता क्या है, इसमें से हम क्या पढ़े यहाँ से, तो ये आपको देने वाले हैं हम। ठीक है, so this is all about for today's class. Okay, तो coming class I think it is on Friday, तो यहाँ पे आओ। तो इसका जो मैंने बताया शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, तो फिर से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला कि जो प्रीवियस वाले, जो पुराने वाले बच्चे भी है, उनका भी डाउट है, ये चीज नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका भी डाउट है ये चीज, तो उनको भी क्लियर कराएंगे। फिर से इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फिर से पढ़ाएंगे, इसको, उसके बाद जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, क्योंकि सुनो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों ना मतलब बेस है चैप्टर का। यदि इसको नहीं पकड़ोगे, कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड आपको रखना पड़ेगा। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप स्ट्रांग हो, यदि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में स्ट्रांग हो, तो सभी एलिमेंट्स का, सभी ग्रुप्स के सभी प्रॉपर्टीज आपके मुंह में हो जाएगा। आप ऐसे मतलब लॉजिक लगा के बोल दोगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट यह होगा, आयोनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा, पूरा एकदम इजी से। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस सब में बारे में आपका पूरा एकदम क्लियर कांसेप्ट आइडिया होना चाहिए, पूरा क्लियर कांसेप्ट आइडिया। ओके यस सर। तो ब्रजेश्वर, यस सर। आप एक काम रहा बेटा। ओके, यदि आप कमिंग क्लास ज्वाइन करते हो, देने काम करना, ये जो क्लास का सर से बात कर लेना, वहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है। तो मैंने क्लास लिया था, ये हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये ओनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हम 2 चैप्टर्स को पहुंच करके पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, वो वाला चीज पढ़ाया हुआ था बच्चों का हमारा। ठीक है, जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको मैंने क्लास लिया था उनका। अच्छा, तो आप थोड़ा वो पुराना वाला वीडियो में देख दूंगा। हाँ, साहिल, ब्रजेश्वर एंड अनदर न्यू स्टूडेंट,
आई थिंक सिंह, वो नहीं मतलब कट गया। इप्सिता, आई थिंक यू। यस सर। ओके, तो वो आप तीनों ये वाला वीडियो देख लेना थोड़ा, जो आपका समझ में आया ठीक है, जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ। उस दिन हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से थोड़ा रिपीट करवा देंगे, क्योंकि हमारे पुराने वाले बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनमें से डाउट है। ओके, वर्षा, गिरिजा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाउट था ना आप लोगों का? सर गिरिजा? शील्डिंग इफेक्ट भी बोला। ओके, हाँ शील्डिंग इफेक्ट भी उसमें तो इंक्लूड हो जाएगा। ओके, यस रिचा प्लीज टेल। हाँ, क्या डाउट था आपका? Okay, so please, I am just it will be interesting. Just raise your hand. Just raise your hand again. मैंने उस दिन भी करवाया था आप लोगों को. Just raise your hand जितने लोग चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर आप एक क्लास और ले लीजिए, एक सेशन और ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, वेरी गुड गिरिजा। ब्रजेश्वर तो नया स्टूडेंट है, ठीक है। साहिल, वर्षा, इप्सिता, श्वेता, वेरी गुड। इप्सिता, नॉट नीडेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्लियर है? सर नहीं क्लियर नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो वो एक ठीक बार है। क्लास कर। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, तो ठीक है। तो आई थिंक 50 to 60% स्टूडेंट्स आर सेइंग फॉर ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास, वी विल गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट वाला सेशन जो होगा आपका फ्राइडे को, वो वाले में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। देन हम जैसे हमारा कंटिन्यू कर रहे थे उसी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर अच्छा लगा क्लास? यस कोई सर। किसी का डाउट है? ओ सर संकेतिका, संतोष, सस्मिता, anyone having any doubt?